How cells harvest energy? Chemiosmosis. First, the contents. Chemiosmosis, proton gradient, electron transport chain, and ATP synthesis. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं केमियोस्मोसिस है क्या। बेसिकली केमियोस्मोसिस एटीपी सिंथेसिस का एक मेथड है। जो दो बेसिक मेथड्स हैं एटीपी सिंथेसिस के, वन इज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, जिसके लिए आमतौर पर जो एटीपी बनाने के लिए जो फास्फेट ग्रुप है किसी सबस्ट्रेट से आकर अटैच होता है और एडीपी के साथ अटैच होगा और एटीपी बनेगी। केमियोस्मोसिस में बेसिकली जो फास्फेट ग्रुप है वो किसी चीज के साथ अटैच नहीं, तो फ्री होता है और एडीपी का मॉलिक्यूल भी फ्री फॉर्म में है, लेकिन दोनों को अटैच होने के लिए एनर्जी चाहिए। तो केमियोस्मोसिस एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू फ्री फास्फेट और एडीपी को आपस में कंबाइन किया जाता है और इससे एटीपी सिंथेसिस की जाती है। अब इनको कंबाइन करने की जो एनर्जी जो चाहिए वो बेसिकली आती है आयंस की मूवमेंट से। अब हम इसकी डेफिनेशन प्रॉपर देखते हैं कि केमियोस्मोसिस द सिंथेसिस ऑफ एटीपी by using the flow of hydrogen ion across the membrane। कि मेम्ब्रेन के क्रॉस हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट से जो एनर्जी आएगी उसको एटीपी सिंथेसिस में यूटिलाइज किया जाता है। एनिमल्स के अंदर हम देखें, एनिमल्स चूंकि यूकैरियोट्स हैं, एनिमल्स के अंदर जितनी भी एटीपी सिंथेसिस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेनली होती है बाय केमियोस्मोसिस। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जब फूड ऑक्सीडाइज होता है, फूड के ऑक्सीडेशन के दौरान क्या हो जाएगा, यानी जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जी हमें एनर्जी मिलती है ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन आयंस होते हैं उनको पहले पंप आउट किया जाता है मेम्ब्रेन से बाहर, फिर वही हाइड्रोजन आयन जब वापस आएंगे तो दे विल प्रोवाइड एनर्जी, वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो केमियोस्मोसिस बेसिकली हाइड्रोजन आयंस की मेम्ब्रेन के क्रॉस मूवमेंट है, पहले उठाकर बाहर, फिर जब वापस आएंगे तो वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अब हाइड्रोजन आयंस की मूवमेंट है। अब अगर हम यहां देखें तो हाइड्रोजन आयन जब सेल के अंदर पहले मौजूद हैं तो वो डायरेक्टली एनर्जी क्यों नहीं देते हैं एटीपी सिंथेसिस के लिए, हाइड्रोजन आयन को बाहर क्यों भेजना पड़ता है। उसकी बेसिक रीजन ये है कि हाइड्रोजन आयन जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद है तो हाइड्रोजन आयन के पास खुद एनर्जी नहीं है, बल्कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर मूव करते हैं। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन आयन को उठाकर बाहर फेंक देती है। आज जब हाइड्रोजन आयन बाहर चले जाएंगे तो बाहर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होने की वजह से उनका जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है, यानी इसको कहते हैं ग्रेडियंट। बाहर हाइड्रोजन आयन ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया के और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हाइड्रोजन आयन का नंबर कम है, तो इसको कहते हैं ग्रेडियंट बन जाता है। ग्रेडियंट कहते हैं दर्जाबंदी हो जाना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हाइड्रोजन आयन कम, बाहर ज्यादा है। अब जो बाहर वाले हाइड्रोजन आयंस हैं दे विल वांट टू कम बैक, वो क्या कहते हैं, वो चाहते हैं कि हम वापस दोबारा माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएं। अब इसी फ्लो को जब ये हाइड्रोजन आयन वापस आएंगे तो इनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी यूज फॉर एटीपी सिंथेसिस। तो अब जो हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट है वापसी की है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ है, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन की जो मूवमेंट है, जो वापसी है, इट इज अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब बाहर फेंका जा रहा है तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है और एनर्जी बाहर फेंकने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। बाहर से जब अंदर आएंगे तो ऑलरेडी उनके पास एनर्जी मौजूद है और वो एनर्जी जो है वो उसको एटीपी सिंथेसिस के लिए यूज किया जाएगा और जो हाइड्रोजन की मूवमेंट है उसको हम कहेंगे इट इज अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। अभी मैंने कहा कि हाइड्रोजन आयंस को बाहर यानी माइटोकॉन्ड्रिया से उठाकर मेम्ब्रेन से बाहर फेंकने की जो जिम्मेदारी है वो बेसिकली हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कहां से आते हैं, जितना भी हम फूड खाते हैं अगर हम देखें तो हमारे बॉडी के अंदर जाकर ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल चलता है, तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। इससे अगर फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में यूज हो रहे हैं तो फैटी एसिड के ब्रेकडाउन से भी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे। ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर कैप्चर्ड बाय इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन इलेक्ट्रॉन्स को माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर मूव करवाएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है उसको हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू मूव कर रहे हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर वो मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन्स को आगे मूव करवा रहे हैं दे आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उस पूरे मॉलिक्यूल्स के ग्रुप को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेकर प्रोटॉन्स को बाहर फेंक देंगे, यानी कि उसको बाहर की तरफ भेज देंगे। ओके, हाइड्रोजन आयन तो बाहर चले गए, अब एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन आयन बाहर से वापस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डायरेक्टली नहीं आ सकते हैं, बल्कि उनको आने के लिए सेल माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं, उस एंजाइम के अंदर से गुजर कर आना पड़ेगा। यूं समझे, ये अगर ये मेम्ब्रेन तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक चैनल है, एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेटेज। हाइड्रोजन आयन एटीपी सिंथेटेज के अंदर से गुजर कर वापस आएगा। अब जैसे ये हाइड्रोजन आयन एटीपी सिंथेज के अंदर से गुजरेगा, एटीपी सिंथेटेज हाइड्रोजन आयन की एनर्जी को हार्वेस्ट करेगा और उससे एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज करवाएगा। तो हाइड्रोजन आयंस, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हाइड्रोजन आयंस को मिली, हाइड्रोजन आयंस की एनर्जी मिलेगी एटीपी सिंथेटेज को, और एटीपी सिंथेटेज फिर आगे क्या करेगा? एटीपी सिंथेसाइज करवाएगा। यहां आपके पास एक डायग्राम है, सारे टॉपिक को सम अप कर रही है। सबसे पहले हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फूड में हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन थे, वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बेसिकली आएंगे NADH के पास। फूड से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, जो हम खुराक खाते हैं इसमें क्या आते हैं? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आते हैं NADH के पास। फिर NADH ये इलेक्ट्रॉन लेकर, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अब यहां उसने पूरी चेन ड्रॉ नहीं की है, जस्ट बता दिया गया कि जब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरियर जो हैं, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास आएंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कुछ प्रोटॉन पंप्स होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो हाइड्रोजन आयंस को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से उठाकर माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर फेंक देगा। तो ये जो डार्क कलर है ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर साइड है, मैट्रिक्स है, जबकि लाइट कलर जो है ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर की तरफ है। ये होगा फर्स्ट स्टेप केमियोस्मोसिस का, कि हाइड्रोजन आयंस को उठाकर बाहर मूव करवाया जा रहा है। सेकेंड स्टेप के ऊपर यही हाइड्रोजन आयंस दे विल कम बैक इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, ये वापस माइटोकॉन्ड्रिया में आएंगे, लेकिन ये कहीं से भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, बल्कि इनको क्रॉस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एटीपी सिंथेटेज अवेलेबल है। जब ये एटीपी सिंथेटेज के अंदर से गुजरेंगे आगे, तो इनकी एनर्जी हार्वेस्ट कर लेगा एटीपी सिंथेटेज एंजाइम जो है, और ये एनर्जी दी जाएगी एटीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट को। तो ये दोनों चीजें मिलकर क्या बना देंगी? दे विल सिंथेसाइज एटीपी। तो इस सारे प्रोसेस में अगर आप देखें, एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, कैसे हो रही है? बाय मूविंग द हाइड्रोजन आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन।